So why does delta O naught increase when Z effective increases? देखो कोई भी कहते एक क्वेश्चन है एज Z effective increases delta O increases। कोई भी एनर्जी का फॉर्मूला लिखोगे ना तो उसमें Z effective का टर्म आएगा इनटू सम व्हाटएवर फॉर्मूला स्क्वायर आता है। यानी एनर्जी मीन्स व्हाट न्यूक्लियस से रिलेटेड है। न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कौन रिप्रेजेंट करता है? Z इफेक्टिव। तो पोटेंशियल एनर्जी का कोई भी फार्मूला लिखोगे तो उसमें फिजिक्स के हिसाब से क्या आएगा K Q1 Q2 बाई R। तो न्यूक्लियस के चार्ज को रिप्रेजेंट करने वाला कोई Q1 टर्म होगा, दैट इज व्हाट Z इफेक्टिव। तो वो जब मल्टीप्लाई होता है तो डेल्टा नॉट बढ़ जाता है। कोऑर्डिनेशन में कोई एग्जैक्ट फार्मूला नहीं है हमारे पास जो दे सके, बट Z इफेक्टिव टर्म विल बी व्हाट मल्टीप्लाइड। और ग्लाइकोल और ग्लाइसिनेट ये थोड़ा ऑर्गेनिक से पूछो। आई एम हैप्पी आई टीच फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक। एक बार ऑर्गेनिक के साथ पूछना लाइक का कुछ मीनिंग होता हो। डाउट है T2G ऑर्बिटल्स में 6 के 6 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए और देखो और 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर मतलब D8 का राउंड है। तो एक dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर में जाएगा और एक dz स्क्वायर में जाएगा, तो दोनों dz स्क्वायर में जाएंगे। ऑक्टाहेड्रल सो फार वी हैव got ऑक्टाहेड्रल में पेयरिंग नहीं करेंगे फ्रॉम Eg to Eg एंड फ्रॉम T2 to T2। तो बट वैसे देखें तो dz स्क्वायर और dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर में भी एनर्जी का जो डिफरेंस रहेगा ना, मतलब dz स्क्वायर में रिपल्शन का नॉट इन ऑक्टाहेड्रल। ठीक है आप आई थिंक स्क्वायर प्लेनर में आता है वो अभी आज करेंगे। ऑक्टाहेड्रल स्फेरिकली सिमेट्रिक लेते हैं, उसमें केवल 2 डिवीजन है, T2G नीचे Eg ऊपर। सर वो अगर पूछें कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स किस में, तो हम लोग को बस यही चेक करना ना कि वो SFL है कि नहीं और फिर उसमें D4 to D7 में से कोई लाई कर रहा है कि नहीं। सर बस इतना है ना। ओके सर। फाइंड हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक मोमेंट कॉम्प्लेक्सेस दे रहा हूँ, 5 कॉम्प्लेक्सेस आई एम गिविंग। ये करो उसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे। सर एक डाउट था, जो अगर एक मतलब हम जब कंपाउंड को एक सोल्यूशन में डालते हैं, लिगेंड सोल्यूशन के साथ बॉन्ड क्यों नहीं फॉर्म कर सकता? लाइक व्हाई डज इट फॉर्म बॉन्ड ओनली विद द मेटल एटम? लाइक अगर वाटर होगा तो जैसे O माइनस आयन्स होते हैं तो माइनस आयन्स पे H प्लस अटैक कर सकता है। मेटल के साथ बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, एंड इवन इफ इट इज हैपनिंग विद सॉल्वेंट, मेटल के साथ हो रहा है, वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दैट। Okay, sir. मतलब it is possible to happen. बॉन्डिंग होती है। हाँ वही सर, वही पूछना था। हाइड्रोजन तो it can show hydrogen bonding. उसको होने दो ना, मेटल के साथ हो रही है, उस पे कॉन्सेंट्रेट कर। Okay. These 5 complexes you have to find hybridization and magnetic moment। और खुद करो, आपस में बात मत करो। Again I am repeating,
खुद से करो सारे क्वेश्चन, नॉट अ टीम एफर्ट। और अगर किसी को एटॉमिक नंबर याद नहीं आ रहा है तो थोड़ा शर्म करो कि एटॉमिक नंबर क्यों नहीं याद है। सर एक चीज पूछनी थी, अगर किसी मेटल पे प्लस चार्ज आता है और फिर उसका कॉन्फ़िगरेशन D6 होता है तब वो इलेक्ट्रॉन जंप नहीं करता है इसमें? इलेक्ट्रॉन रिमूवल फर्स्ट फ्रॉम S देन फ्रॉम D। अगर रिमूवल के बाद भी S में बचा तो क्या करना है वो आज करेंगे। रिमूवल के बाद भी अगर S में बचा तो उसको D में शिफ्ट करते हैं, बिकॉज D हैज लोअर एनर्जी इन कंपाउंड। AgCN2 माइनस। जिनको भी एटॉमिक नंबर और कॉन्फ़िगरेशन याद नहीं है उनसे कोऑर्डिनेशन का एक भी क्वेश्चन नहीं होगा, लिख लो आज नोट में। If you don't remember atomic number and configuration, you cannot do even a single question of coordination. So for a metal atom is secondary valency fixed? Not fixed but common होता है, वो पूरी बॉन्डिंग कंप्लीट हो जाएगी तो कॉमन मैं दूंगा कंप्लेक्स लेक्चर में। Normally 4 6 होता है, some of them show commonly 6 and some of them show 4 6 4, some of them like silver Okay. show 2 also। Okay. और सर नहीं कुछ नहीं सर। वो थोड़ा क्वेश्चन करते करते आपको आइडिया भी मिलेगा। As you go through the ओके सर। Okay, let's proceed. Chromium plus 3 D3 में पेयरिंग करेंगे क्या? नहीं, because all electron 3 electrons are already in what? T2G. And there is one. क्या कर रहे हैं फोन पे? सेकेंड बेंच। जाएगा अंदर के 3 सॉरी अंदर के 2 क्या है खाली है म्यू कोबाल्ट प्लस 3 पिछले लेक्चर में कराया था। मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस आर व्हाट? 2 स्पिन apart from 2 I think I had mentioned with chlorine। तो सीधा सीधा D2sp3 mu 0 D6 है irrespective of ligand। halides बस weak है, बाकी तो strong। D8 D8 the 2 unpaired electrons are already in what? Eg। Eg से Eg pairing नहीं करेंगे, क्या आएगा? Na2+ के ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में केयरफुल रहना, पेयर मत करना इसको ऑक्टाहेड्रल में। आज ही करेंगे स्क्वायर प्लेनर इज द डिफरेंट थिंग। तो वो पहले ही दिख जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर से। कोऑर्डिनेशन नंबर इज व्हाट? 6 म्यू
Fe plus 3 strong field ligand. Fe plus 3 will be D5. हाँ बोलो। सर अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, हाउ विल वी अंडरस्टैंड कि उसका जो स्पेशल अरेंजमेंट है वो टेट्राहेड्रल है कि स्क्वायर प्लेनार? अभी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 तो किया नहीं है। नहीं किया है सर, बस आज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ओके सर। अभी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 किया है, उस पर कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ। इसमें केयरफुल रहने वाली चीज ये है, एक तो कोबाल्ट, इवन सारे केयरफुल रहने वाले नहीं है। ये क्रोमियम कैरिंग नहीं करनी, Ni कैरिंग नहीं करनी, ये नॉर्मल है। ये कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 में सबसे पहली बार sp होगा, लीनियर होगा। ये तो बिना मेटल को देखे भी बोल सकते हो। Now only question is what is the mu? Ag plus A. Ag plus will be D10. कौन से ग्रुप का है? These are called, इससे याद रहेगा आपको, coinage metals. कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एक ही ग्रुप के कॉइन बनते थे इनसे, कॉइनेज मेटल। आजकल गोल्ड के नहीं बनते। Before the development of banking industry, जो भी कॉइन था उसका वैल्यू और उसका वर्थ सेम होता था। ठीक है, बैंकिंग आ गई तो आपको कागज का नोट भी 1000 रुपीज का होता है, उसको एज अ पेपर सेल करोगे तो 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। अर्लियर जो गोल्ड का कॉइन होता था उसका एक्चुअल वर्थ, मार्केट वर्थ सेम होता था। कॉइनेज मेटल, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, सबका +1 क्या होगा? D10। D10 मतलब D10 मींस म्यू क्या होगा? वैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 2 में sp लीनियर स्टेट अवे मार्क करना, बाकी मैग्नेटिक मोमेंट एलिमेंट के हिसाब से होगा। सर एजी के केस में won't the coordinate bond fill in 4f orbital? तो क्योंकि उसका 4f अभी भी खाली है ना, तो उसमें फिल होगा ना। फिर से 1-2 लेक्चर पहले भी ये डिस्कस हुआ था। इन कंपाउंड वी आर नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू अपर रूल, will be going only on the basis of principal quantum number. So that's why I'm saying it should fill in 4f rather than 5s and 5p. That's why I'm saying it should fill in 4f rather than 5s and 5p. अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस कर रहे हो क्या? मतलब you are saying कि क्या होना चाहिए? FS। हाँ। हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी का ऑलरेडी ऑब्जेक्शन है, इवेंट डी को इन्वॉल्व करने पे लोग ऑब्जेक्ट करते हैं। तो कोई भी हाइब्रिडाइजेशन आप F को लेके मत करना,
F has very high energy. Okay, sir. Even people have raised objection on sp3d2 also. But D को अभी एक्सेप्ट कर लिया गया है, F का हाइब्रिडेशन नहीं करना. एनर्जी इज हाई. ओके, heading देना tetrahedral complexes. We are continuing in crystal field theory. We have completed what? Quotation number 6, octahedral complexes. एक बार T2G और EG का जो डिवीजन था 2 मिनट देता हूँ, देख लो. Which orbital था T2G? Which orbital था EG? In octahedral, why T2G have lesser energy and EG have higher energy? वो देख लो क्योंकि उससे रिलेटेड है. सर आई हैड अ डाउट. सर हमने नोट्स में लिखा था कि जो 4D और 5D में कॉम्प्लेक्सेस होंगे उसमें एक्स्ट्रा पेयरिंग वीक के साथ भी हो सकता है, तो हम लोग वो डिटरमाइन कैसे करेंगे? नॉर्मली इवन वीक देखो, आई थिंक लिखा था कितना इंक्रीज होता है 30 to 50%. तो 5D में तो हमेशा होता है. 5D का अगर कोई कॉम्प्लेक्स आ गया सीधा सीधा पेयरिंग कर देना. 4D में कुछ में होता है, कुछ में नहीं होता है. तो जेई में कभी भी इस तरह का डिबेटेबल जो कोऑर्डिनेशन में ऐसा डायरेक्ट मेमोरी बेस्ड नहीं देते. फाइडर दे विल गिव यू व्हाट 3D या सीधा सीधा किसका होगा 5D का होगा. 5D में पेयरिंग कर देना. ओके, सो फार 4D 5D में गए भी नहीं. 4D 5D में प्लैटिनम पैलेडियम कह देते हैं, उनका इरेगुलरली पेयरिंग होता है. वो एज ए एक्सेप्शन. एक्सेप्शन क्या मतलब जनरलाइजेशन अगले लेक्चर में करूंगा. तो डोंट वरी, आपको डिबेटेबल वाले का क्वेश्चन नहीं आता. कोऑर्डिनेशन में ये कोई एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप मेमोराइज करके बैठे हो. ओके, जो प्रेडिक्टेबल है वही पूछते हैं. ठीक है, तो कोई भी कंट्रोवर्सी में नहीं जाते. ओके, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस. कोऑर्डिनेशन नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 2 करेंगे. टेट्राहेड्रल है, स्क्वायर प्लेन. बॉन्ड एंगल कितना? By this angle, ये regular tetrahedral है. There might be some changes, but by this angle, it should be clear that ligands are not approaching along axis. Because if they are approaching along axis, angle क्या आएंगे? जो हमने octahedral में देखा था 90 और 80. तो ligand किधर से आ रहे हैं? Axis के बीच में कहीं से. Okay. Now, we'll not go into detailed mathematics part, but ये समझ लो तुम्हारा डायरेक्शन किसका है? EG का. ये डायरेक्शन किसका है? T2G का. तो लिगेंड इधर से आ रहा है.
called theta 1, theta 2. Theta 2 is more than what? Theta 1. सर T2G बोर्ड के प्लेन में कि प्लेन के बाहर है? T2G एक्सेस के बीच में है, EG एक्सेस के लॉन्ग. You can think of, suppose I have taken XY. Actually 3D में है. तो ये ज्योमेट्री से डायरेक्ट भी कर सकते हैं. सॉलिड स्टेट में आपने टेट्राहेड्रन किया है. We can calculate diagonal. कौन सा क्लोजर आएगा? T2G is closer and EG is a bit away. नोट करो, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसके मैथमेटिकल डेरिवेशन में नहीं जाऊंगा. ऑलरेडी थोड़ा टाइम करते हैं. जिनको मैथ्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है, एक क्यूब में टेट्राहेड्रन बना के देख सकते हो. You can try it. क्यूब में टेट्राहेड्रन कैसे बनता है वो सॉलिड स्टेट में आपने सीखा है. Make a tetrahedron and define your x, y, z axes, and you can think that ये 45 डिग्री पे है, ये एक्सिस के लॉन्ग है, टेट्राहेड्रन का बॉन्ड इसके क्लोज है. सर वो थीटा 2 ग्रेटर देन थीटा 1 एक्सपेरिमेंटल है या उसका रीजन है? थ्योरेटिकल है, मैथ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो उसमें नहीं जा रहा. आप सॉलिड स्टेट में क्यूब में टेट्राहेड्रन कैसे बनाते हैं देख चुके हो. एक्स वाई जेड एक्सिस लेके मैथ में ट्राई करो. और ओके सर. यू पीपल आर बेटर मैथ देन मी. 12-15 साल हो गए मैथ में. ट्राई करो. Sir, do the ligands always approach T2G d orbitals or मतलब ज़्यादातर तो ये approach T2G ना, so hybridization would be like something. फिर से बोलो, कुछ तो बोल दिया तुमने. Sir, मतलब you told ligands approach in between, right? मतलब theta 1 और theta 2 जो निकाले उसके बीच में से आते हैं. तो I didn't actually understand कि वो d orbital के साथ मतलब ये how will they? वो एक चीज फिर क्लियर करूं, कई लोगों को डाउट है. ये जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में जो रिपल्शन हम ले रहे हैं वो ऑर्बिटल बॉन्ड नहीं बना रहे. ये इस बात को समझो. बॉन्ड तो कौन बनाएगा? वेकेंट. Bonds are being formed by which orbitals? Which are vacant. But repulsion तो इलेक्ट्रॉन का रहेगा ही रहेगा. ये जो भी डिस्कस कर रहे हैं अभी इसके बाद जो करूंगा, whatever repulsion octahedral में हमने किया, tetrahedral में किया, these electrons are not forming bonds. ये ध्यान रखना. बॉन्ड किससे बन रहा है? वेकेंट से. अब वेकेंट के लिए एनर्जी क्राइटेरिया क्या है? शिफ्टिंग होगी नहीं होगी, उसका बेसिस कौन है? द इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर व्हाट? फील्ड ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन. सर टेट्राहेड्रल मतलब द हाइब्रिडाइजेशन में भी sp3 और dsp2. तो मतलब अगर dsp2 हुआ तो dsp2 स्क्वायर प्लेयर. अच्छा sp3 तो सर where the d orbital का participation coming? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फिर से मैंने वही बात बोली. हाइब्रिडेशन होगा sp3. हाँ. sp3 हाइब्रिडेशन का मतलब क्या है? d ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्ट नहीं ले रहा. यस सर. क्लियर? अब हाँ सर. इसका ये मतलब नहीं है कि d ऑर्बिटल का रिपल्शन भी नहीं हो रहा. अच्छा. हाँ. So even in octahedral, when we talked about T2G and EG repulsion, we were not talking about orbitals which were forming bonds. We are talking about what? Okay. Kind of non-bonding orbitals. बस Okay. इसका repulsion रोल प्ले करता है. That's what crystal field theory suggests. उसकी वजह से आप शिफ्टिंग कर सकते हो.
और हाँ, उससे okay. स्टेबिलिटी आती है। तो ऑक्टाहेड्रल में भी जो T2GEG क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकाला वो क्या था, बॉन्डिंग वाले नहीं थे, बॉन्डिंग तो खाली वाले ने किया ना, ये क्लियर है। सो अभी स्प्लिटिंग कैसी होगी, which will have higher energy, T2G की एनर्जी क्या होगी, Eg से ज्यादा होगी। So let's draw the diagram। ये आपके 2 and 5 2 and 3 कौन से, और यहाँ the gap will be known as what, डेल्टा टी। वहां पे डेल्टा ओ जो था फॉर ऑक्टाहेड्रल, यहाँ डेल्टा टी टेट्राहेड्रल। सर इसमें क्या स्प्लिट हो रहा है? अच्छा नहीं सर, समझ में आ गया। मार्कर उठाते ही समझ में आ गया। फिर से कुछ लोगों को डाउट आ रहा है, देखो ये डायरेक्शन किसका है, T2G का है, that is Gxy xz and dyz, oriented between what axis, और ये डायरेक्शन किसका है हमारा, Eg का है, which are oriented along that। तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल ऐसा है कि लिगेंड किधर से आ रहा है, ऐसे आ रहा है, it is closer to what, T2G, which can be mathematically true। तो T2G के पास है तो T2G की एनर्जी क्या हो गई, रिपल्शन ज्यादा हुआ, बढ़ गई, Eg की एनर्जी रिलेटिवली कम है, बढ़ी दोनों की। पहले ये आपका नॉर्मल एटम है, all were degenerate as the ligands approach, both T2G and Eg, same thing was happening in octahedral, only thing that ligands were approaching along the axis। तो ये क्या था, ऊपर था, ये नीचे था, अभी बीच से आ रहे हैं, एंड बीच से ही नहीं, क्लोजर टू व्हाट, T2G आ रहे हैं, तो T2G की एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई, Eg की कम हो गई, एंड दिस गैप इज नोन एज व्हाट, डेल्टा T, which can be sir so dxy dxz and dyz same energy पर क्यों है, मतलब why are they T2G? because they are at equal distance, tetrahedral symmetrical होता है, तो आप कहीं से भी एंगल, तो फिर से dx, हाँ तो फिर से dz square and dx square minus y square, तो वो कैसे सिमेट्रिक, मतलब रहेंगे सिमेट्रिक? dxy स्क्वायर किधर है, along x and y, x and y sir, and dz स्क्वायर किधर है, primarily along what, z। तो टेट्राहेड्रल Yes, sir. का किसी भी एक्सिस से एंगल जोड़ोगे सेम आता है। सर वो डेल्टा टी का वैल्यू ऑक्टाहेड्रल का ज्यादा होता है या टेट्राहेड्रल का ज्यादा होता है? अभी डिस्कस करने वाला, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। सर स्प्लिटिंग खाली डी ऑर्बिटल्स का क्यों होता है, बाकी ऑर्बिटल्स का क्यों नहीं होता? d orbitals are closer to ligand because they are away from nucleus। ओके, तो सर एफ ऑर्बिटल्स का भी होता हो? f orbitals का लॉजिकली तो सही है बात कि f orbital का क्यों नहीं कंसीडर करें, f orbitals are too diffuse, ऐसा बुक्स में लिखा है। ओके, तो एक्चुअली उसका भी होता होगा, बट देखो चीजें क्या होती है केमिस्ट्री में, अगर इससे एक्सप्लेन हो गई चीज
तो आपका काम हो गया। If you are able to explain by certain region, और ये सब जो हम कर रहे हैं ध्यान रखना, एटॉमिक से लेके बॉन्डिंग से लेके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तक हमेशा प्रैक्टिकल केमिस्ट्री आगे आगे चली है, ठीक है। एटॉमिक में बाद में फिजिसिस्ट आगे बढ़ गए, वो भी 1930 के बाद से। अदरवाइज बोर्ड से लेके सबने स्पेक्ट्रल लाइन वो सब देख के ही डिसाइड किया। ओके, एवरीवेयर दे हैव बीन ट्राइंग टू स्पेक्ट्रम से जो आया उसको एक्सप्लेन करने के लिए थ्योरी में मॉडिफाई किया। तो इस बात का ध्यान रखना, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री आगे आगे ही जाती है, और जो ऑब्जर्वेशन होते हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए थ्योरी दी जाती है। And sir, the orbitals which are participating in hybridization, can they also participate in splitting? हाइब्रिड हो गया तो हाइब्रिड की तो एनर्जी ऑलमोस्ट सेम ही लेते हैं ना, ऑलमोस्ट सेम। हाँ सेम तो लेते हैं, पर यहाँ भी लॉस ऑफ डिजेनरेसी था, तो वहाँ भी हो सकता है लॉस ऑफ डिजेनरेसी। हाइब्रिड ऑर्बिटल खाली है, देखो खाली ऑर्बिटल का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। जब इलेक्ट्रॉन रहेगा तभी उसमें रिपल्शन और जो कुछ भी होगा। तो हियर द मेटल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर वेकेंट। वेकेंट की अपनी खुद की एनर्जी का कोई मतलब नहीं है। ओके सर, रुको थोड़ा आगे बढ़ो। नहीं सारे डाउट वो आ रहे हैं जो मैं करने वाला हूँ, तो 5 मिनट वेट करो, उसके बाद डाउट फिर क्या हो जाएगा बताओ। इसका मीन किधर शिफ्टेड होगा? इधर। ये क्या होगा? 0.4 डेल्टा टी, and this gap will be what? 0.6 delta. इसमें एक नोट है, और वो नोट पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा कि टेट्राहेड्रल के बारे में ज्यादा विचार नहीं करना। Why delta T is much lesser than what डेल्टा हो, वो अभी डिस्कस करेंगे। बट टेट्राहेड्रल आ गया तो आपको कुछ सोचना ही नहीं, सीधा सीधा sp3 एंड मैग्नेटिक मोमेंट अकॉर्डिंग टू रेगुलर कॉन्फ़िगरेशन, कोई एक्स्ट्रा पेयरिंग का चक्कर नहीं। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था ऑक्टाहेड्रल में भी पेयरिंग तब लेते हैं जब लिगेंड क्या होता है, स्ट्रांग होता है, व्हेन डेल्टा O इज लार्ज। तो डेल्टा टी इनहेरेंटली कम है, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर लिगेंड यू आर कंसीडरिंग। क्यों कम है अभी पता। So why delta T is तो हम लोग पहले नहीं करेंगे तो स्पीड भी आएगा। आप बोल दी कि स्पीड भी है तो पहले मत कर, मतलब उल्टा कैसे बात कौन सा है? मैं उल्टा बात कर रहा हूँ। नहीं मैं बोल रहा हूँ अगर हम लोग पहले नहीं करेंगे तो हमें sp3 स्ट्रक्चर आएगा। आप बोल रहे हो अगर sp3 आया तो पहले मत कर, हमें पता कैसे चलेगा कौन सा sp3 है? फोर कोऑर्डिनेशन नंबर में 2 पॉसिबिलिटी है, एक sp3 एक dsp2। हमें ये पता है कि dsp2 कब आ सकता है, और जब वो नहीं आएगा तो sp3 हो जाएगा। तो dsp2 बता दो मैं। सर लिगेंड्स के अटैक की डायरेक्शन कैसे डिटरमाइन होती है सर? बॉन्ड एंगल। ओके सर। सर एक बॉन्ड एंगल पता है, टेट्राहेड्रल में बॉन्ड एंगल पता है, स्क्वायर प्लेनर में बॉन्ड एंगल पता है। अब इस पे कोई डिस्प्यूट नहीं कि लिगेंड किधर से आ रहा है, बिकॉज वी नो द एंगल्स प्रैक्टिकली मेजर्ड, मैथमेटिकली एस्टेब्लिश्ड। तो लिगेंड किधर से आ रहा है ये आपको पहले से पता है, ये थ्योरी बाद में आ रही है।
हाँ बोलो। इसमें भी सर पैरिस बोलो। सर भी पैरिस सेक्टर ही बोलेंगे। हाँ ये भी पैरिस सेक्टर है। पैरिस सेक्टर इज लाइक मीन एनर्जी एवरेज एनर्जी। सर अगर एक कॉम्प्लेक्स दिया है और उसमें 4 ही लिगेंड्स है तो हम लोग कैसे बताएंगे कि वो टेट्राहेड्रल होगा कि स्क्वायर प्लेनर वाला होगा? अभी टेट्राहेड्रल कर रहा हूँ, फिर स्क्वायर प्लेनर करूंगा, इसके बाद तुम खुद बता दो। ठीक है, लेट मी कंप्लीट ना। पहले तो टेट्राहेड्रल का पहली पॉसिबिलिटी डिस्कस कर रहा हूँ, वही और जंपिंग टू स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर बताता हूँ ना भी, मतलब देखो पढ़ाने आओ तो बताऊंगा ही। पहले इस पे डिवाइड कर लें कि y डेल्टा t शुड बी व्हाट दिस सर। दो लॉजिक है, डिफरेंस इन अप्रोच एंगल इज दिस सर। अप्रोच एंगल मतलब लिगेंड और T2G के बीच जो गैप है। आपको देखो ऑक्टाहेड्रल में, देखो ऑक्टाहेड्रल में EG क्या कर रहा था, हेड ऑन था। तो अगर अप्रोच एंगल में डिफरेंस निकालें तो हमारा 45 डिग्री आ रहा था। अभी टेट्राहेड्रल में क्या है, ये आपका T2G, ये EG इधर से आ रहा है। तो इफ आई कैलकुलेट θ2 माइनस θ1, तो अप्रोच एंगल में जो डिफरेंस है वो 45 से तो कम है, तो 45 तो ये पूरा एंगल है। तो डिफरेंस इन अप्रोच एंगल इज लेसर मींस डिफरेंस इन रिपल्शन विल बी आल्सो व्हाट दिस। ठीक है, ठीक है सर इज θ1 plus θ2 45 सर। ये 45 है सर इट इज इन 3D ना सर, इट विल बी मोर देन 45। सर आप ये वाला पॉइंट रिपीट कर सकते हैं क्या, समझ में नहीं आया है। पहले फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ऑक्टाहेड्रल में लिगेंड किधर से आ रहा था, एक्सिस के लॉन्ग। EG क्या था, हेड ऑन फेस कर रहा था। अभी क्या हो रहा है, अभी एक्सिस के बीच में कहीं से आ रहा है, तो ऑब्वियसली डिफरेंस इन रिपल्शन अभी क्या है, कम है, बिकॉज ये भी क्लोज है, ये थोड़ा सा दूर है। पहले क्या था, एक हेड ऑन था, दूसरा 45 पे था। सर बट उधर एक का रिपल्शन मिल रहा था, एक हेड ऑन मिल रहा था, इधर 2 साइड बाय साइड रिपल्शन मिल रहा है सर। तो इधर 2 रिपल्शन मिल रहा है ना, T2G और EG दोनों के रिपल्शन मिल रहा है। तुम किसको देख रहे हो, तुम लिगेंड को देख रहे हो कि रिपल्शन ऑर्बिटल का देख रहे हो? सर लिगेंड को जो रिपल्शन मिला, लिगेंड को रिपल्शन हम देख ही नहीं रहे हैं, हम किसको देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को क्या रिपल्शन मिला। मतलब वो जो यू कॉन्सेंट्रेट ऑन इलेक्ट्रॉन इन d ऑर्बिटल, उसको क्या रिपल्शन मिला, उसकी क्या स्प्लिटिंग हुई। लिगेंड को जो मिला वो तो मिलने दो, लिगेंड को एक्चुअली क्या मिल रहा है, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन, इसीलिए बेचारा आ रहा है। वो रिपल्शन के लिए आ भी नहीं रहा। Nobody approaches anybody for repulsion. ठीक है, तो क्या केमिस्ट्री पढ़ने आ गए रिपल्शन की वजह से? मैं नहीं बोला, ये बोला। IIT JEE में सिलेक्ट होने का जो मेन न्यूक्लियर अट्रैक्शन है, उसलिए सब बैठे हुए हैं नालायकों, जानता हूँ मैं तुम्हें। ठीक है, और केमिस्ट्री का 33% इधर है, इसीलिए बैठे हुए हैं, अदरवाइज मेरी तो शक्ल भी इतनी अच्छी नहीं। सो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो डाउट आया था, आप किस पे कॉन्सेंट्रेट करो कि T2G में जो इलेक्ट्रॉन है उसको कितना रिपल्शन मिला, लिगेंड को क्या रिपल्शन मिला, उस पर हम ध्यान नहीं दे रहे। ठीक है, क्योंकि वो तो बॉन्ड बनाने आ रहा है, अट्रैक्शन के लिए आ रहा है।
ये आई थिंक सिंपल है, डिफरेंशियल रिपल्शन इज लेस बिकॉज इधर क्या है, यही तो बीच से आ रहा है ना, उधर क्या था, हेड ऑन था, तो हेड ऑन में अगर आएगा तो एक अप्रोच एंगल समझ लो 0 डिग्री है, दूसरा 45 था, अभी θ2 - θ1 क्या होगा, उतना तो नहीं, 45 तो नहीं होगा, उससे कम हो। दूसरा एक है नंबर ऑफ approaching lone pairs is less, 4 versus 6। उधर कितने लोन पेयर आ रहे थे, 6 लोन पेयर ही रिपल्शन कर रहे हैं, अभी 4 लोन पेयर का रिपल्शन है, उधर कितने का 6 का था, तो ये रिपल्शन इनहेरेंटली कम है, ठीक है। So theoretically people have established that delta t is approximately 4/9 of delta O। ओके, ये पूरा मैथमेटिकली मैं नहीं कर पाऊंगा आउट ऑफ द स्कोप, बट ये 4/9 के 2 पार्ट है, एक 2/3, दूसरा 2/3, एक 2/3 में समझा पाऊंगा, दूसरा मैथ्स एंगल्स इन सब से उसमें नहीं जा पाएंगे। एक 2/3 समझ में आ रहा है, 4/6, 4 लिगेंड्स अप्रोचिंग, 6 लोन पेयर्स अप्रोचिंग, तो रेशियो क्या आएगा 2/2। दूसरा किससे आएगा, cos थीटा, sin थीटा, मेनी थीटा, रेशियो छोड़ देते हैं। Idea is that when they want to ask maths, they have a separate paper. That is of maths. So they don't ask maths in chemistry. तो उसके लिए maths का पेपर है, और काफी होता है, उतना maths ठीक ठाक हो जाता है। So you told that in case of d orbitals they are big, so their degeneracy is lost. But if suppose we take higher period p orbitals, then in that case will degeneracy be lost of those p orbitals? देखो, एक बार क्लियर कर दो, ये आपने एटॉमिक में किया है, जब भी कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस अप्रोच करेगा, P, T, F सबकी डिजेनेरेसी लॉस होती है। रिमेंबर ज़ीमैन इफेक्ट, जब भी मैग्नेटिक फील्ड अप्रोच करता है, P की डिजेनेरेसी भी लॉस होती है, D की भी लॉस होती है। So whenever there is an external influence, you remember ज़ीमैन इफेक्ट, रिमेंबर स्टार्क इफेक्ट, क्या होता है उसमें, मैग्नेटिक फील्ड अप्रोच करेगा स्प्लिट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्रोच करेगा स्प्लिट होता है। आप इसको रिलेट कर सकते हो, दिस इज काइंड ऑफ अप्रोचिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो P की डिजेनेरेसी भी लॉस होती है, D लिगेंड के पास है, उनके वजह से फर्क आता है, इसलिए हम D पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। एज फार एज लॉस ऑफ डिजेनेरेसी इज कंसर्न, सबकी डिजेनेरेसी लॉस होगी, D की भी होगी, D की भी होगी, F की भी होगी। जैसे ही कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस आता है, फॉरगेट डिजेनेरेसी, बिकॉज ओरिएंटेशन अलग है, ओरिएंटेशन के हिसाब से अप्रोचिंग फील्ड का अलग अलग ओरिएंटेशन के हिसाब से अलग अलग इंटरेक्शन होता है। अब बोलो तो ज़ीमैन इफेक्ट समझाऊं मैं? चलो, as the doubt has come, 5 minutes for ज़ीमैन। देखो, 5 minutes only, इतना तो लिबर्टी ले ही सकते। ज़ीमैन इफेक्ट, इसके लिए आप समझो, विदाउट मैग्नेटिक फील्ड ओनली 5 मिनट, फटाफट करूंगा, जिनको समझ में आया ठीक, नहीं समझ में आया तो भी ठीक।
ये है हमारा 2p, ये है 1s, ठीक है। कितनी लाइंस मिलेगी? Now these are what? Degenerated. We are not considering spins. Spin एक अलग issue है. I am talking about what? Magnetic quantum number. इसमें एक लाइन मिलेगी. Again I am repeating, I am not considering spin. कितनी लाइन मिलेगी? इधर से आए, इधर से आए, इधर से आए, फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ये सब सेम एनर्जी के, ये एक एनर्जी के। विथ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? विथ मैग्नेटिक फील्ड, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड आता है, ये तीनों जो आपके थे क्या होंगे? स्प्लिट होंगे। इस पे क्या लगा? अट्रैक्शन, एनर्जी कम हो गई। इस पे क्या लगा? रिपल्शन। ये क्या है? नो इंटरैक्शन। अब यहां से 1s पे आया, रिलैक्स। तो आप देख सकते हो कि T की भी डिजेनरेसी लॉस होगी, D की भी होती है। We are concentrating on D because as the ligands approach, D orbitals are closer to zero. पाँच मिनट मिल लेगा, 2-3 मिनट लगेगा। This is Zeeman effect. Zeeman के ऑनर में 3-4 मिनट दिया गया। नोट कर लो। स्टार के नाम पे नहीं, स्टार का सेम है, देखो Zeeman। Any doubt? हाँ सर। मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में लगाएंगे? मैग्नेटिक फील्ड का तीनों ऑर्बिटल्स में अलग इफेक्ट क्यों है? मतलब px, py, pz में उसका ओरिएंटेशन। यहाँ पे एक प्रैक्टिकल बात मैं बताता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो अपने एक्सिस से डिसाइड नहीं करते। जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है उसको z एक्सिस लेते हैं, ठीक है। एंड दे ओरिएंट देम इन सच अ वे दैट वेक्टर्स का इंटरेक्शन है, ठीक है। तो उनका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन अलग अलग है। P में px, py, pz का ओरिएंटेशन अलग अलग है। अकॉर्डिंगली उनका इंटरेक्शन क्या है? अलग अलग है। अब वेक्टर्स, 3 वेक्टर एक वेक्टर से 3 तरीके से इंटरेक्ट कर सकते हैं बिकॉज दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। एक का क्या होगा? अट्रैक्शन। एक का होगा क्या? रिपल्शन। और एक का क्या होगा? नो इंटरेक्शन। सर ये जो लाइन्स है वो आप, हाँ बोलो सर ये जो लाइन्स है वो स्पेक्ट्रल लाइन्स है क्या? जब इलेक्ट्रॉन जंप करे या डी एक्साइट करे तब की? हाँ, यहाँ से यहाँ गया और जब यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से आया, यहाँ से आया, एनर्जी में थोड़ा गैप है। तो बिना मैग्नेटिक फील्ड के जो स्पेक्ट्रम में आपको एक लाइन दिख रही थी, मैग्नेटिक फील्ड लगाने पे वो 3 लाइन में स्प्लिट हो गई। थैंक यू सर। Kind of similar splitting is happening when ligands are approaching because वो भी electric field। In case of p orbitals, दो repulsion, दो attraction और in case of p orbitals, दो attraction, दो repulsion और एक attraction है। D कहाँ पे split करेगा? although D excitation के selection rules होते हैं, हर ट्रांसफर अलाउड नहीं होता, वो सब आगे करेंगे। आगे मतलब रिविजन लेक्चर में सर px से py वाली स्पेक्ट्रल लाइंस भी आएंगी क्या? सिर्फ s तक आएंगी स्पेक्ट्रल लाइंस? क्योंकि इसके मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी अलग हो गई ना। इलेक्ट्रॉन यहाँ से सर राइट साइड, यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन सर राइट साइड। हाँ, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गिरा, यहाँ से यहाँ गिरा, यहाँ से गिरा।
डिपेंडिंग ऑन दैट थ्री लाइंस। सर वो रिपल्शन से नॉर्मल पी पे नहीं आ सकता क्या फिर? अच्छा क्यों नहीं जाना है बोला भी सिलेक्शन रूल है गए आप सेम हिल में नहीं कर सकते ओके सर। सर कुछ है क्या कि रिपीट कर रहा हूँ सेम हिल में ऑपरेट नहीं कर सकते विच इज कॉल्ड सिलेक्शन रूल। वो आपके जे सिलेबस में नहीं है वैसा रिवीजन लेक्चर में मैं कराऊंगा यार ओके सर। सर ऐसा कुछ है क्या कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पॉजिटिव है तो रिपल्शन, नेगेटिव है तो अट्रैक्शन और जीरो है तो नो इंटरेक्शन? सर इसी वजह से वाले पे क्यों अट्रैक्शन आया मैं नहीं जाना चाहता उस दिशा में इसलिए इसको बंद करो। एटॉमिक पता चला 4 लेक्चर चलेगा एवर टाइम कंस्ट्रेंट। So let's come back to what crystal field theory. We have completed what tetrahedral। tetrahedral में पेयरिंग का कोई चक्कर नहीं है सिंपल। sp3 tetrahedral magnetic moment according to what regular configuration square planar। Okay, before I do square planar, थोड़ा सा let's come back to sp3d2। We have s, px, py, pz। ये जो d2 है कौन से d? Because स्क्वायर प्लेनर में भी हमें डिसाइड करना होगा कौन सा डी। इसके लिए सिंपल है यू सी द शेप व्हिच इज व्हाट ऑक्टाहेड्रल। वी नीड एंगल्स व्हाट 90 एंड 180। सो आप इसको इस तरह से समझो ये लेट्स से ये हमारा xy प्लेन है this is x this is y this is z। xy प्लेन में कौन से लेंगे हम s सब में आएगा स्फेरिकल है you can take whatever component you want s px and py main contribution and then z axis का contribution चाहिए। s सब में आता है स्फेरिकल है तो S तो है ही। आप Z वाले ले रहे हैं so we'll take PZ और इधर XY प्लेन में एक और आ गया एक dx square y square। we cannot take dxy why cannot take क्योंकि उसका जो मिक्सिंग होगा तो उससे एंगल x और y के अलग नहीं आए कहीं तो बीच में आ जाए। So we'll take what dx square y square और इधर के लिए क्या लेंगे प्लेन में होगा लेकिन एंगल भी चाहिए हमें 90। The moment you mix dxy का डायरेक्शन क्या है ये समझ लो तुम्हारा px है ये py है और ये आपका dxy इनको मिक्स करके कभी भी 90 पे नहीं आए। s pz and Z के अलग these are the main conditions। Note down। Again, before you start any debate, इसको देखो x, y, z एंगल हमें यही चाहिए they are established angle। उसमें एंगल में कोई डिबेट नहीं। We are talking about what object। अच्छा वो dxy वाला फिर से बता। px इधर है py एक्सिस के अलग नहीं है dxy का मिक्सिंग करोगे रिजल्टेंट ऑर्बिटल कभी भी x और y के अलग नहीं आ सकता।
वो कहीं एंगल पे आएगा, और एंगल पे आता ही ये आपका नहीं होगा। That's why XY प्लेन का कंट्रीब्यूटर कौन कौन लिया हमने? Px, Py and dx square y square which is also oriented along x and y. Z के along कंट्रीब्यूटर कौन लिया? Pz and dz square. तो जल्दी नोट करो, आज स्क्वायर प्लेन खत्म करना है। थोड़ा सर D2 SP3 में भी सेम ही होगा ना? हाँ, D2 SP3 में बस अंदर वाले D आ गए, इधर बाहर वाले D। थोड़ा क्विकली नोट करो। हो गया? स्क्वायर प्लेनर there is kind of echo, फिर से बोलो या फिर मत बोलो। सर dz स्क्वायर के रिंग को एक्स्ट्रा करेंगे, वो रिंग को भूल जाओ, उस रिंग का कोई प्रैक्टिकल पर्पस नहीं है। dz square is oriented primarily along what? Z, and किसी भी बॉन्डिंग या डिसीजन में उस रिंग को मत लेना। ओके, स्क्वायर प्लेनर कोऑर्डिनेशन नंबर 4। इसमें हम बात करेंगे sp2 की। कभी कभी sp2d भी आता है, वो एक्सेप्शंस में कराएंगे बाद में। सही डाउट है। सो मतलब अभी हम क्या सब हेडिंग कर रहे हैं, क्या हो रहा है? स्क्वायर प्लेनर We are continuing in crystal field theory, but बीच में मैं थोड़ा सा हाइब्रिडेशन थ्योरी में मिक्स कर रहा हूँ, so that finally हम लोग सब डिसाइड कर पाए। But right now we are discussing crystal field theory, splitting and all. But हाइब्रिडेशन में अभी करा दे रहा हूँ, अलग अलग करने कोई मतलब नहीं, क्योंकि क्वेश्चन जो आता है फाइनल कंपाउंड आता है, you have to take decision on basis of both. S, Px, Py, we want this. एक प्लेन में 90 डिग्री एंड 180 एंगल्स, ऑब्वियस है क्या लेंगे? कोई भी और लिया 90 नहीं है, and you cannot take xz plane or yz plane, that also you can think, because orbitals कौन कौन से आपको पता है। xz plane के along नहीं ले पाओगे, ठीक है? s, px, py, dx square, y square। नोट किया? एंड वन थिंग, बुकलेट से तो होमवर्क दूंगा ही, वन असाइनमेंट आई वांट टू गिव। सम ऑफ द बैचेस दे हैव नॉट एडेड मी इन योर व्हाट्सएप ग्रुप, बिकॉज आई विल बी गिविंग इन दैट, so do that। नंबर आपको दिया था, आज भी दे दूंगा। नासिक बैच,
नासिक बैच ठीक है, कल मैं व्हाट्सएप पे भी डालूंगा और मेल भी करवा दूंगा, तो यू कैन कलेक्ट। क्या व्हाट्सएप यूज नहीं करते क्या तुम लोग? पोकेमोन कैसे पकड़ोगे? आज से 10 साल बाद तो जॉब में आएगा, तुम्हारे पास कितने पोकेमोन हैं? इंटरव्यू में पूछेंगे। मेल कर दूंगा सर आप असाइनमेंट मेल भी कर देना ना। कुछ लोग हैं जो व्हाट्सएप पे नहीं है। मेल भी कर दूंगा, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है? भाई tomorrow evening you will get it anyway। बुकलेट से भी होमवर्क दे रहा हूँ मैं, तो एक दिन बुकलेट करो, कल शाम को हो जाएगा, फिर सैटरडे को एक और लेक्चर। स्क्वायर प्लेयर mainly it is observed for DA configuration। ध्यान देना थोड़ा। So as far as your IIT exam is concerned, D8 configuration is most important। कई बार इस पे क्वेश्चन आए D8 पे, बिकॉज जब D8 आता है देन आपको डिसीजन लेना पड़ता है कि ये टेट्राहेड्रल होगा या स्क्वायर प्लेनर होगा। कई लोग अभी आधे घंटे पहले डाउट आ रहा था क्वेश्चन नंबर 4 में आप कैसे डिसाइड कर पाओगे। तो D8 मेनली स्क्वायर प्लेनर आता है D8 में, बट नॉट ऑलवेज, ठीक है? अब D8 में ऐसा क्या खास है? Now D8 with strong field ligand or when delta is high means 4D 5D series। बताया था मैंने 4D 5D में अगर नीचे जाओगे ग्रुप में ऑलमोस्ट 50-50% का इंक्रीज ऐसे भी हो जाता है। So D8 with नोट करो पहले। D8 with strong field ligand और when delta is high 4D 5D सीरीज में क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा मैं ड्रॉ करूंगा और समझाऊंगा। We are discussing what? Square plane। तो उसमें आ जाता है ऐसा। इसके स्प्लिटिंग में दिखाऊंगा, इसकी स्प्लिटिंग थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। ऑल्दो स्प्लिटिंग पे आपको जेई में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, बट यस केमिस्ट्री ओलंपियाड का पार्ट है, आई डू दैट। बट पहले जो जेई वाला पार्ट है वो करना ये ऐसा होता है, ठीक है? ये अंदर का डी क्या हो जाएगा? खाली। ये कौन सा वाला डी है? ये खाली वाला डी जो बॉन्ड बना रहा है, अभी आपको बताया बॉन्ड कौन बनाता है इसके? S CX PY and DX स्क्वायर। फिर कोऑर्डिनेशन नंबर अपना क्या है? 4। एक डी ले लेंगे, S लेंगे और 2 P। स्क्वायर प्लेनर में मैं दोनों को मिक्स कर रहा हूँ हाइब्रिडाइजेशन में डिस्कस। तो इसके डायरेक्ट बाद हम एग्जांपल शुरू करेंगे। We'll see some examples today and next class also। नेक्स्ट क्लास का आधा एग्जांपल होगा, एक्सेप्शंस होंगे, फिर आइसोमेरिज्म स्टार्ट करूंगा, देन एंड में नोमेनक्लेचर होगा। आइसोमेरिज्म विल टेक अराउंड 2 लेक्चर्स। सर स्क्वायर प्लेनर का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कैसे आया? वो आज
जाता है ना। अच्छा देखिए जेड एक्सिस के अलॉन्ग ही होगा। स्क्वायर प्लेन मतलब 4 बॉन्ड। अच्छा ओके। सर ये जो ऑर्बिटल वाला राइट साइड को है सर, ये एक बार एक्सप्लेन दोबारा से कर सकते सर, आपने जिसमें dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखा सर। फिर से बता रहा हूँ, एंगल कितने हैं हमारे, ऐसे हैं। ये आपको XY प्लेन में ही लेना पड़ेगा, बिकॉज XZ प्लेन में 4 ऑर्बिटल या X कौन सा होता है, YZ प्लेन में 4 ऑर्बिटल ऐसे नहीं है जो मर्ज करके 90 डिग्री एंगल करें। So we'll have to take PX, PY, X और Y के along, and dx square y square which is also along x and y, तभी एंगल 90 आएगा। सर YZ में भी तो पॉसिबल है ना कि हम लोग PY PZ ले लें, S ले लें और D of Z square ले लें। इसमें YZ में तो भी 90 होगा ना। बट वो प्राइमरी along z होगा ना, इक्वल से ऑलमोस्ट इक्वल। सर आपने राइट में जो कॉन्फ़िगरेशन लिखा है सर, उसमें आपने सेकंड लास्ट ऑर्बिटल में सर आपने पेयरिंग क्यों किया सर, एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं सर। ये तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लेना इसलिए किया, स्ट्रॉन्ग फील्ड आएगा तब करेंगे या फिर ग्रुप में नीचे जाएंगे तब करेंगे। ठीक है सर। ये टिपिकली स्क्वायर प्लेनर के लिए है, डोंट सुपर इम्पोज ऑक्टाहेड्रल। D8 ऑक्टाहेड्रल में पेयरिंग नहीं होती है। D8 4 कोऑर्डिनेशन नंबर में पेयरिंग लेंगे इफ इट इज स्ट्रॉन्ग फील्ड और वी आर गोइंग डाउन द ग्रुप। और ऑक्टाहेड्रल है या टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लेनर है, वो आपको कोऑर्डिनेशन नंबर से दिखेगा। तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू सी इज व्हाट कोऑर्डिनेशन नंबर। इफ इट इज 6 then D8 will be paramagnetic, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे, बताया था ना D8 अभी आज ही क्रोमियम का एक कॉम्प्लेक्स, क्रोमियम सॉरी निकल का लिया था NiNH3 कोई पेयरिंग नहीं की थी। बट अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और D8 आ गया, we should be alert, see the ligand and then decide। अभी एग्जांपल में लेने वाला now सर ऑक्टाहेड्रल पे जा रहा था तो उसको स्टेबिलिटी रहा था, इसके लिए वो पैर मतलब शिफ्ट हो रहा था। इधर उसमें क्या हो रहा है पैरिंग रूट के लिए इधर? अच्छा वही बता। देखो ये जो अभी डिस्कस कर रहा हूँ इससे रिलेटेड जेई में क्वेश्चन नहीं आएगा, कॉन्सेप्चुअल के लिए कर रहा हूँ, ओलंपियाड का पार्ट है, बट इट विल टेक 5-10 मिनट्स। थोड़ा अभी जैसे एक डाउट आया कि यहाँ पे कैसे आप पेयरिंग वगैरह कर रहे हो, उसका आंसर दे रहा हूँ। देयर विल नॉट बी एनी डायरेक्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस इन जेई एग्जाम। इसमें एक के जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, ऑक्टाहेड्रल फील्ड इज प्रेजेंट। इसका मतलब है कि देखो बॉन्ड तो किसने बनाए, लेकिन इधर थोड़े 2 लिगेंड्स ये और ये, इन्होंने बॉन्ड नहीं बनाए, इनको स्टेबिलिटी नहीं मिली, बट है उम्मीद में थे, मिला नहीं कुछ काइंड ऑफ दैट। सो जो रिपल्शन का फील्ड है मेनली इन 4 का है, बट देयर प्रेजेंस इज आल्सो देयर। आप ऐसे भी सोच सकते हो कुछ स्क्वायर प्लेनर बनना है तो उसके ऊपर नीचे
अप्रोच तो करेंगे, दे विल रीच, इट्स अनदर थिंग दैट दे आर नॉट एबल टू फॉर्म व्हाट बॉन्ड, बट उनका थोड़ा सा रिपल्शन है। अगेन आई एम रिपीटिंग, दे आर नॉट फॉर्मिंग बॉन्ड। बॉन्ड क्या है, बोल्ड लाइन से लिखा है। स्ट्रक्चर क्या है, स्क्वायर प्लेट। अब जो स्प्लिटिंग है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से देखिए। मैं बोल रहा हूँ सबसे ऊपर आ जाएगा dx स्क्वायर वाई स्क्वायर, वाई, क्योंकि ये ध्यान रखना हमारे x है y एक्सिस, तो रिपल्शन सबसे ज्यादा है। इन दोनों पे ज्यादा डाउट नहीं आएगा, बिकॉज एक्स वाई प्लेन में डाउट यहाँ पे आता है, क्योंकि अगर आप मॉलिक्यूल देखो तो z के अलॉन्ग तो कोई बॉन्ड बन नहीं रहा है। एक मिनट रुक जाओ, z के अलॉन्ग कोई बॉन्ड नहीं बन रहा है, dz स्क्वायर शुड हैव बीन व्हाट हियर, तो उधर से तो आप बोल सकते कोई लिगेंड नहीं है, तो z के अलॉन्ग कोई रिपल्शन ही नहीं है। Sorry, dz square should have been here. Sorry, dz square should have been what least, because उधर से लिगेंड नहीं आ रहा, तो रिपल्शन भी नहीं होगा, और रिपल्शन नहीं होगा तो उसकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, ये होगा अगर कोई ऑक्टाहेड्रल इन्फ्लुएंस फील्ड प्रेजेंट नहीं है। कुछ बुक्स में ये भी दिया है, बट ये मेन है कि एक्चुअल में क्या होता है, दो लिगेंड इधर आसपास रहते हैं, उनका रिपल्शन एक्ट करता है, और dz स्क्वायर यहाँ, इन तीनों में तो कोई डिबेट नहीं होना चाहिए। ये एक्स वाई प्लेन में एग्जैक्टली फेसिंग, एक्स वाई प्लेन में एंगल पे, और ये नॉट इन द सेम। सिर्फ डिबेट ये है कि dz स्क्वायर यहाँ है या यहाँ, यहाँ क्यों नहीं ले रहे, बिकॉज देयर इज इन्फ्लुएंस ऑफ दीज टू लिगेंड्स। ये ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड बनाया नहीं है, बट उनका इन्फ्लुएंस सिमेट्रिक है, लेकिन प्लेन रहेगा, प्लेनर सर octahedral influence mean six ligands approaching the metal atom or ion. Yes, 6 were approaching, 4 were able to form bond, 2 didn't form the bond. कई बुक्स में इसको ऐसे देखते हैं कि मतलब ऑक्टाहेड्रल बनने जा रहा था, बन नहीं पाया, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड। सर आई एग्री। सर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है ना? 4 है। और सर स्ट्रक्चर बॉन्ड नहीं है, बोल्ड लाइन नहीं बनाया मैंने, दे आर प्रेजेंट, ठीक है। और सर स्ट्रक्चर स्क्वायर प्लेनर, स्ट्रक्चर इज स्क्वायर प्लेनर, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। सो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो फिर बाकी दो लिगेंड्स कहाँ से रहे हैं? अप्रोच कर रहा है, बॉन्ड नहीं बना रहा है। प्लेनर चीज है तो ऊपर नीचे से आ सकते हैं, लेकिन सर देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 वाले कंपाउंड्स में भी ऑक्टाहेड्रल फील्ड रह सकता है। 2 में ऑक्टाहेड्रल फील्ड का डिस्कशन नहीं, बट देयर कैन बी इन्फ्लुएंस। 2 का हमें स्प्लिटिंग करना नहीं है, बट ऑब्वियसली देयर विल बी इन्फ्लुएंस। सर कैन यू एक्सप्लेन इट वंस अगेन? सर तो कॉम्प्लेक्स देखो तुम्हारे और कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों, और ये ठीक है, ये क्लियर हुआ। सबसे ज्यादा रिपल्शन उसी प्लेन में, उससे कम, और ये उस प्लेन में नहीं है। पूरा डिबेट इस पे है कि ये कहाँ है। यहाँ भी लिख सकते हैं, अगर क्वेश्चन में आ गया देयर इज नो ऑक्टाहेड्रल फील्ड प्रेजेंट, थ्योरेटिकली वो यहाँ होगा। ऑक्टाहेड्रल फील्ड प्रेजेंट है, मतलब इधर से भी लिगेंड थोड़ा अप्रोच कर रहे हैं, तो ये यहाँ होगा, एंड दैट्स इट।
इस पे कोई सवाल नहीं आएगा और ओलंपियाड में भी इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा, तो नोट कर लो। सर तो कॉम्प्लेक्स में 6 लिगेंड्स है और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। मतलब आपके 4 दोस्त हैं और 2 से दोस्ती की इच्छा आप रखते थे लेकिन दोस्त बने नहीं। देखो लिगेंड जो बॉन्ड बनाएगा उसका रिपल्शन तो होगा ही होगा, लेकिन जो थोड़ा पास आएगा उसका भी रिपल्शन होगा, उसके वजह से थोड़ा ऊपर आ गया। एंड अगेन बोलो सर ओलंपियाड में इसके रिगार्डिंग कैसे क्वेश्चंस आएंगे? बस यही आएगा। ऑक्टाहेड्रल चेन प्रेजेंट है तो यहाँ, नहीं प्रेजेंट है तो यहाँ, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। सर एक पॉइंट, सर जो वो अप्रोचिंग लिगेंड्स है, दे आर नेसेसरली बॉन्डेड टू अदर मेटल एटम्स और दे आर जस्ट फ्री? चलो फटाफट क्वेश्चन करो, लोग नाम किसी जब करते हैं। और एक ये बोलता हूँ, अब अगर और इस पे ज्यादा डाउट पूछा तो लेक्चर 10 मिनट एक्सटेंड करूँगा, कोई डाउट नहीं आएगा। दस मिनट सब पीटेंगे तुम। अगर स्क्वायर स्पिनर के स्प्लिटिंग में कुछ डाउट है, अगले लेक्चर में 5 मिनट और करूंगा, ये करने दो तभी मैं होमवर्क दे पाऊंगा, बिकॉज आई हैव टू 4-5 कॉम्प्लेक्स करूंगा तभी हो पाएगा। देखो ये देखो और ये देखो 4 पोजीशन नंबर अभी बॉन्डिंग कर रहे हैं, इसमें सेम क्वेश्चन बार बार आएगा, फाइंड हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक मोमेंट। क्विकली ये 3 करो, फिर 3-4 और एग्जांपल करूंगा, देन आई विल गिव होमवर्क, हो जाएगा। Ni का स्पेशली कॉम्प्लेक्स के लिए जैसे ही Ni2+ आएगा दिमाग अलर्ट हो जाना चाहिए, D8 होता है। Ni2+ is D8, you have 2 possibilities, it can be tetrahedral, it can be square planar depending on ligand. Ni2+, sp3, chloride, deep field ligand, normal D8, tetrahedral, कोई पेयरिंग नहीं करेंगे, रूट, sp3 आएगा, 2 अनपेड आएंगे, रूट 8 भी है। टेट्राहेड्रल में पेयरिंग का कोई चक्कर नहीं है, बट D8 में सिंस देयर आर बोथ पॉसिबिलिटीज, आपको देखना पड़ेगा कि वीक है किस फॉर्म में। ये देखो, ये भी Ni+2 है, ये भी D8 है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग करेंगे, 8 के 8 इलेक्ट्रॉन 4 में पेयर हो जाएंगे, sp2 सेम D8 और D8 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट नोट, पैलेडियम+2 निकल के ग्रुप के ही है, निकल का ग्रुप क्या है, निकल पैलेडियम प्लैटिनम, नीचे जाने पे डेल्टा बढ़ जाता है, कोई भी लिगेंड हो, पैलेडियम+2, प्लैटिनम+2 एंड गोल्ड+3 कॉम्प्लेक्सेस, चाहे वो क्लोराइड के साथ हो, वाटर के साथ हो, किसी के भी साथ हो, सीधा सीधा DsP2 म्यूजिक। D8 में पेयरिंग होने के बाद μ0 है। सर जो 7 ऑर्गेनिज्म का टेस्ट है उसमें रिकॉर्ड तो बता दें कंपाउंड आएगा नहीं है
नेक्स्ट संडे वो सैटरडे को ही कंप्लीट होगा, तो संडे को उसके ओके नोट डाउन। D8 डेल्टा इन द एगमेंट HA2 कंप्लीट करना। लीव एनी क्वेश्चन विच इज रिलेटेड टू कलर। कलर से रिलेटेड अभी हमने डिस्कस किया, बॉन्डिंग से रिलेटेड सारे क्वेश्चन कर लेंगे। HA2 then subjective page number 31 31 Question 3, 4, 6, 9, 10 में अभी एक्सेप्ट कार्बोनिल्स की बॉन्डिंग हम अलग से करेंगे। कार्बोनिल CO वाले छोड़ देना। क्वेश्चन नंबर 10 के कई सारे पार्ट हैं, ठीक है, तो ये करो। 11 12 थोड़ा डाउट्स आएंगे बट